नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इस सीरीज में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर करने वाले हैं। इस कोर्स को बच्चों हम लोगों ने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम सभी के सभी लेक्चर्स को, क्लास 11th बायोलॉजी के सभी लेक्चर्स को टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, हर एक चैप्टर्स को हमने टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है और हर एक टॉपिक पे हमारा एक सेपरेट लेक्चर आने वाला है। ठीक है। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेकंड स्टेप में हम लोग एनसीईआरटी की कंप्लीटली रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो दैट हमसे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। और थर्ड स्टेप में बच्चों हम लोग करने वाले हैं सारे के सारे नीट के पीवाईक्यूज। हम लोग करेंगे 2008 से लेके 2024 तक। ठीक है, सारे के सारे पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग के आए हुए हैं आज तक नीट में, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी का, द लिविंग वर्ल्ड, और ये इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इस चैप्टर्स को बच्चों बेसिकली 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। सो हम लोग के इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स रहने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग। और सेकेंड लेक्चर बच्चों हम लोग का रहेगा टॉपिक पे, टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये हम लोग का सेकेंड लेक्चर रहेगा, या हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। इन सेकेंड लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बायोडाइवर्सिटी। और थर्ड लेक्चर में बच्चों हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। पहले एक और टॉपिक हुआ करता था बच्चों इस लेक्चर में जिसका नाम था टेक्सोनोमिक एड्स, बट वो अब नीट के कोर्स से भी और आपकी क्लास 11th कोर्स से भी डिलीट हो चुका है। तो हम लोग को बेसिकली ये 3 टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, सो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस टॉपिक में बच्चों हम लोग बेसिकली फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनके नाम है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रोडक्शन, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज cellular reproduction, cellular organization, and last feature is बच्चों consciousness, consciousness। तो ये 5 मेजर फीचर्स कहें या कैरेक्टरिस्टिक्स कहें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें इन 5 फीचर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब बच्चों जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें से कुछ फीचर्स होते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स की क्या डेफिनेशन है, डिफाइनिंग फीचर्स आर दोज फीचर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो फीचर्स जो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने के लिए मिलेंगे, बट एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब डिफाइनिंग फीचर्स सिर्फ वो फीचर्स होंगे बच्चों जो हमें सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलते हैं, बट वो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो जो हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनमें से 3 फीचर्स हैं जो हमारे डिफाइनिंग फीचर्स कहलाते हैं, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर, कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर, कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर, एंड बच्चों जो हमारा थर्ड डिफाइनिंग फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म। मतलब ये 3 फीचर्स हमारे डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो हमें सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने के मिलेंगे, लेकिन ये किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब बच्चों हमें इस चैप्टर में आगे पांचों के पांचों मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करना है पूरा डिटेल में। ठीक है, आइए, तो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज ग्रोथ। ठीक है, तो हम ग्रोथ कहते हैं किसको है, फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ की बच्चों 2 डेफिनेशंस हो सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन है ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास। अगर किसी भी चीज के मास में इंक्रीज आ रहा है तो उसको हम ग्रोथ कह सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, सेकेंड डेफिनेशन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल्स लिखा है, इसको हम अभी आते आते आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स क्यों लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, या तो किसी ऑर्गेनिज्म के मास में इंक्रीज हो, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल्स का नंबर इंक्रीज हो, या फिर इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज हो, तब हम बोल सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई है। और बच्चों इन दोनों फीचर्स को हम लोग बोलते हैं दीज आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ मतलब या तो मास में इंक्रीज आ जाए या फिर सेल के नंबर में इंक्रीज आ जाए। दीज आर बोथ पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ। ओके, अब बच्चों ग्रोथ हमारे पास दो टाइप की होती है, ठीक है। ग्रोथ कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या एक्सटर्नल ग्रोथ, एंड सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ इज इंट्रिंसिक ग्रोथ या फिर इंटरनल ग्रोथ। अब बच्चों दोनों में क्या होता है, जो हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ है वो सिर्फ बाहर के सरफेस पे होती है, और जो इंटरनल ग्रोथ है वो हमारी अंदर से होती है, ठीक है। जिस तरीके से यहां पर क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन द आउटर सरफेस। अगर बाहर के सरफेस पे किसी चीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। और इंटरनल ग्रोथ कहां से होती है बच्चों, दिस ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से कोई चीज ग्रो करे, ठीक है। अभी हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से होती है। दे इंक्रीज देयर सेल नंबर, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो सेल डिवीजन और ग्रो कर रहे हैं क्योंकि सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो इसमें कौन आ जाते हैं हमारे पास, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी ग्रोथ होती है बाय इंक्रीजिंग देयर सेल नंबर। यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, है ना, माउंटेन्स के ऊपर क्या है, स्नो पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्नो की वजह से जो माउंटेन्स है उनका क्या इंक्रीज हो रहा है, स्नो की वजह से माउंटेन्स का मास इंक्रीज हो रहा है। सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रोथ, है ना। हमने भी डेफिनेशन में देखा है, चाहे तो मास इंक्रीज हो जाए या फिर सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाए, हम दोनों को क्या बोलते हैं, दोनों को ही बोला जाता है ग्रोथ। तो ये क्या है, क्या माउंटेन्स लिविंग है, नो दे आर नॉन लिविंग। सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, ठीक है। या नॉन लिविंग चीजों में भी ग्रोथ हो रही है और इधर लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन दोनों का जो ग्रोथ का पैटर्न है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर किसी के बाहर वाले सरफेस पे मास डिपॉजिट हो रहा है, कोई चीज डिपॉजिट हो रही है, दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। लेकिन अगर कोई चीज अंदर से ग्रो करती है बाय डिवाइडिंग देयर सेल्स, दैट इज इंटरनल ग्रोथ। ओके, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ में। जो हमारी इंटरनल ग्रोथ होती है दैट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, है ना। इसको आप वापस से रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हो। आप एक बार छोटे बच्चे से बड़े बच्चे बन गए हो, फिर आप रिवर्ट बैक होकर छोटे बच्चे नहीं बन सकते हो। तो इट इज परमानेंट। ये कैसी ग्रोथ है, दिस इज परमानेंट। ओके, वहीं पे अगर हम एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करें बच्चों, इट इज रिवर्सिबल। इसको हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं। कैसे मैम, कैसे कर सकते हैं रिवर्ट बैक, आपको पता है जब आप विंटर्स में हिल्स पे जाते हैं तो वहां पे स्नो होती है, बट जब आप समर्स में जाएंगे तो स्नो मेल्ट हो जाएगी, तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी हाइट कम हो जाएगी। इसकी एक्सटर्नल ग्रोथ जो टेम्परेरी थी वो वापस से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है इट इज रिवर्सिबल एज वेल एज टेम्परेरी, ठीक है, परमानेंट नहीं है, ठीक है, इट इज टेम्परेरी। सो बच्चों एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स में हम लोग लिख सकते हैं कि जितने भी नॉन लिविंग मटीरियल्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन्स, कोई रेत का टीला, सैंड माउंट्स, बाउल्डर्स, है ना, इन सब में कौन सी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, इन सब में हमें देखने के लिए मिलती है एक्सटर्नल ग्रोथ। बट बच्चों हम अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उनमें कौन सी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने के लिए मिलती है इंटरनल ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमें दो चीजें पता चल गई हैं ग्रोथ के बारे में, कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मास का इंक्रीज होता है या फिर सेल्स का इंक्रीज होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो उसको हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं, वो इरिवर्सिबल है, और जो हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है इट इज रिवर्सिबल। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस है। हाँ जी बच्चों, अब आप बताइए मुझे एक बात,
क्या डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं? नहीं करते हैं। तो डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो। ठीक है, तो इट्स क्लियर। ओके, तो बच्चों क्या हम यहां पर एक बात बोल सकते हैं कि इंटरनल ग्रोथ इज शोन बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल ग्रोथ इज सीन इन, ऐसे लिख सकते हैं, सीन इन ओनली किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलेगी इंटरनल ग्रोथ। ओके, दैट्स इट। ओके, चलो अब हम प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के बारे में भी डिटेल में थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं। क्या बच्चों, देखो आपको पता है प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, डिवाइडिंग टिश्यू। इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइडिंग इन नेचर होती हैं, थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते हैं। तो आपको पता है प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ है। बट एनिमल्स में आपको पता है एनिमल्स में इस तरह का कोई टिश्यू नहीं होता। तो एनिमल्स में जो है एक स्पेसिफिक एज तक हम लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग कहते हैं लिमिटेड, डेफिनेट या फिर डिफ्यूज्ड ग्रोथ। ओके, बट इन प्लांट्स वी हैव अनलिमिटेड, इनडेफिनेट एंड लोकलाइज्ड ग्रोथ। लोकलाइज्ड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट अकर्स एट स्पेसिफिक साइट्स। स्पेसिफिक साइट्स। अभी हम लोग आगे चल के इस चीज को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, हमें पता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे एपिकल मेरिस्टम, जैसे कि लेटरल मेरिस्टम, और जैसे कि हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है दैट इज लोकलाइज्ड, एट स्पेसिफिक पोजीशंस पे होती है। बट हम लोग की ग्रोथ क्या है? यूनिफॉर्म है, इट्स डिफ्यूज्ड एंड इट्स यूनिफॉर्म। बट बच्चों अगर हम दूसरा पॉइंट यहां पर डिस्कस करें, एनिमल्स में हमें पता है कि जो ग्रोथ होती है वो एक स्पेसिफिक एज तक होती है। बट बच्चों ऐसा भी नहीं है कि एक एज के बाद हम लोग की ग्रोथ रुक जाती, नहीं रुकती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कट लग गया है ना हैंड्स में, ऐसा थोड़ी ना होगा कि ब्लीडिंग होती रही ऑल द टाइम। नो, ब्लीडिंग विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। क्यों? वाई ब्लीडिंग विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम? बिकॉज जो यहाँ की सेल होंगी, जो ब्लड वेसल्स की सेल है, वो क्या करती हैं? वो अपने आप को डिवाइड कर करके इस टिश्यू को क्या कर देती हैं? रिपेयर। ओके, तो हमें पता है माइटोसिस से रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की ग्रोथ हम लोग शो करते हैं। माइटोसिस क्या होता है? बेसिकली माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग सेल डिवीजन शो करते हैं बट टू रिप्लेस लॉस सेल्स। ओके, तो यहां पर एक बहुत ही पॉइंट, एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट बहुत ही क्लियर है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हमें सिर्फ इंटरनल ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, ना कि एक्सटर्नल ग्रोथ। ओके, चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो बच्चों हमें डिस्कस करना है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अगेन प्रोड्यूस, है ना। मतलब कोई इंडिविजुअल अपने जैसे ही बच्चों को जब जन्म देता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूस। इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ production of, it is a process of production of offsprings। आप यहां पर offspring लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर बच्चा या फिर प्रोजेनी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, जब कोई इंडिविजुअल अपने जैसे मिलते जुलते बच्चों को जन्म दे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दिस इज मदर एंड फादर। ठीक है, मदर फादर क्या करते हैं? एक इंडिविजुअल का जन्म देंगे बच्चे को, और वो बच्चा कैसा होगा बच्चों? वो बच्चा बिल्कुल ही मदर और फादर जैसा होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रा है, हाइड्रा क्या करेगा? हाइड्रा रिप्रोड्यूस करके क्या बनाता है? हाइड्रा रिप्रोड्यूस करने के बाद आपको पता है हाइड्रा ही बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो है बच्चों वो भी दो टाइप का होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। अब इनकी बहुत सारी कुछ खास बातें हैं, ये बार बार हमारे कोर्स में रिपीट होती रहेंगी चीजें। ठीक है, आपको पता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें हमें 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, और हम कह सकते हैं कि इट इज बाय पेरेंटल। ओके, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
only one parent is involved. So we can write it as it is uniparental. Only one parent is involved. ओके और क्या क्या फीचर्स होते हैं बच्चों, और क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है बच्चों, देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं अलग अलग इंडिविजुअल में, मेल ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट बनेगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म में फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक है, और फिर वो दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और फाइनली क्या बन जाता है, जाइगोट। सो जाइगोट फॉर्मेशन इज ओनली द फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, zygote formation is the feature of sexual reproduction. This is a very unique feature. और बच्चों asexual reproduction में क्या होता है, there is no formation of gametes and there is no fusion of gametes. There is no formation and fusion of gametes. So obviously no zygote will be formed. Okay, there is no formation of zygote. ठीक है बच्चों, ये बताना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज टाइम टेकिंग ऑल्सो एंड इट इज वेरी सिंपल, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि ज्यादा वेरिएशंस किस में आएंगे, किन के बच्चे जो होंगे वो थोड़े से एडवांस टाइप के होंगे। ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं दे शो मोर वेरिएशंस बिकॉज उनमें दो पेरेंट्स से आपका डीएनए या जीन्स आते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाली प्रोजेनी है या बच्चे हैं बच्चों, दे शो लेस वेरिएशंस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट क्लास 11th में। ठीक है, हम लोग को इतने फीचर्स आने चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। ओके, डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ये आप सभी ने क्लास 10th में बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है आपने क्लास 10th में 6 टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े हैं। ठीक, पहला है यहाँ पर बच्चों एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, आपने ये नाम नहीं पढ़े हैं 10th क्लास में, बट आपको पता है कि हाँ एसेक्सुअल स्पोर्स भी कुछ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फंगी, ठीक है, ये बच्चों नीट में आया क्वेश्चन है 2022। ओके, फंगस में सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो होते हैं कोनिडिया। अभी हम सेकंड चैप्टर में क्लास 11th में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एल्गी में सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जू स्पोर्स। ओके, जू स्पोर्स। फ्रेगमेंटेशन किस किस में पढ़ा है बच्चों, हमने पढ़ा है क्लास 10th में कि स्पायरोगायरा जो है वो एक फिलामेंटस एल्गी है। ठीक है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट इज स्पाइरल शेप्ड। इस तरीके से क्या करती है स्पायरोगायरा, मैच्योरेशन के बाद अपने आप को पीसेस में तोड़ लेती है ना, इट ब्रेक डाउन इटसेल्फ इनटू पीसेस। इस तरीके से पीसेस करेगी, और हमें पता है जितने भी पीसेस बनेंगे स्पायरोगायरा के दे विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, सो ये है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और किस किस ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलती है, फंगस में देखने के लिए मिलती है, और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है इसको हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, किंगडम प्लांटे के अंदर। ठीक है, वहां पर आप ब्रायोफाइट्स में पढ़ने वाले हैं इस चीज को। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस टॉपिक। प्रोटोनिमा बेसिकली क्या होता है बच्चों, ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स डायरेक्टली जर्मिनेट होने के बाद किस चीज को जन्म देते हैं, एक ऐसी स्टेज को जन्म देते हैं जो क्रीपिंग होती है, जो ग्रीन कलर की होती है, जो फिलामेंटस होती है, जो ब्रांच्ड होती है। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज प्रोटोनिमा। और बेसिकली बच्चों ये एक गेमेटोफाइट स्टेज है यहाँ पर। ठीक है, अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको चैप्टर नंबर 3 में चीज बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये डिटेल में डिस्कस होने वाला है। नेक्स्ट बच्चों एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बडिंग। ठीक है, ये सभी को पता है, इट्स वेरी इजी। बडिंग किसमें देखने के लिए मिलती है, ईस्ट में। हमें पता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि इस तरीके से ईस्ट जो होती है हमारी, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगी। ठीक है, ईस्ट इकलौती ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर है। ठीक है, बाकी सारी फंगस क्या होती हैं, बाकी सभी की सभी फंगस मल्टी सेलुलर है, दिस इज एन एक्सेप्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है ईस्ट के अंदर, ईस्ट में इस तरीके से एक छोटी सी बड बननी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे धीरे। आपको पता है ये बड क्या करती है, ये बड धीरे 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 मैच्योर होती है, और जब ये बड फुल्ली ग्रो कर जाती है तो ये पेरेंट बॉडी से डी अटैच होके एक न्यू ईस्ट को जन्म देती है। दिस इज बडिंग एंड द सेम थिंग हैपेंस इन द हाइड्रा आल्सो। ओके, नेक्स्ट इज
ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन किस में देखने के लिए मिलती है बच्चों? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ये एक फ्लैट वर्म है, ओके, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है, इट इज अ फ्लैट वर्म। अब बच्चों इसकी एक बहुत यूनिक फीचर ये है प्लेनेरिया की कि इट शोज हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी इन द होल किंगडम एनिमेलिया। इट शोज हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है, पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में इट इज द ओनली वन एनिमल विच शोज हाईएस्ट। आप अगर इसके पीसेस कर देंगे, आप जितने पीसेस कर देंगे प्लेनेरिया के, ये उतने ही नए इंडिविजुअल्स को जन्म दे देता है। इट्स वेरी शॉकिंग, ओके। सो लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है बच्चों वो है हमारा बाइनरी फिजन। इट्स वेरी इजी, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में कि अमीबा और बैक्टीरिया दोनों क्या शो करते हैं? अमीबा और बैक्टीरिया दोनों शो करते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है बच्चों? इस तरीके से मान लीजिए एक अमीबा है, ये क्या करता है, ग्रो करने के बाद ये दो अमीबा को जन्म देता है, तो दिस इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है जब एक सेल से आपकी दो नई सेल्स बन जाए, ठीक है। सेम चीज बैक्टीरिया के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है और ये नीट का पीवाईक्यू भी है बच्चों। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम ग्रोथ बोलते हैं तो ग्रोथ का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप ले लीजिए, से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन अमीबा, ठीक है, मैं अमीबा का एग्जांपल ले रही हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि अमीबा ग्रोथ शो कर रहा है तो व्हाट दैट मीन? अमीबा ग्रो करने के बाद क्या कर रहा है, दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाता है, या फिर एक अमीबा से मेरे दो डॉटर अमीबी बन जाते हैं, ओके, आई गॉट टू डॉटर अमीबा, ओके। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पर कि भाई मुझे तो यहां देखने में लग रहा है कि अमीबा जो है वो सेल डिवीजन के साथ साथ क्या कर रहा है, ग्रोथ करने के साथ साथ वो तो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। मैं कह सकती हूँ इसने रिप्रोड्यूस भी किया ग्रो करने के साथ, इसने अपने सेल्स का नंबर तो इंक्रीज किया ही है, लेकिन इसने अपना रिप्रोड्यूस भी किया है। एक अमीबा से दो अमीबा बन गए हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दे आर सिनोनिमस एंड दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है ओवरलैपिंग इवेंट्स, जब आप पता ही ना कर पाए कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हुई है या रिप्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। द सेम हैपेंस इन ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। बट अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम आराम से देख सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो अगर हम कहीं ग्रो कर रहे हैं, मान लीजिए हम कभी छोटे थे, ठीक है, हम छोटे हैं, हम धीरे 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 सेल डिवीजन करके बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहां हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ग्रोथ कर रहे हैं। और ग्रोथ कैसे हो रही है? सेल डिवीजन से हो रही है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। आपको पता है रिप्रोडक्शन होगा जाकर कौन सी एज में? प्यूबर्टी पे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस विल हैव अ एज 13 to 14, दैट इज नोन एज प्यूबर्टी। उसमें जाकर मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे और फिर वो फ्यूज होंगे, तब जाके हमारा रिप्रोडक्शन होगा। तो हम अगर अपना एग्जाम्पल लें तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं। बाकी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यही चीज होती है बच्चों कि उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ओके। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पता ही नहीं चलता कि वो ग्रो कर रहा है या रिप्रोड्यूस कर रहा है, या हम कह सकते हैं वो दोनों ही शो कर रहा है एट द सेम टाइम, ओके। सो ये चीज इंटरेस्टिंग है, नीट का पीवाईक्यू भी है, ओके, डिस्कस करेंगे अभी। अब बच्चों जो हमारा रिप्रोडक्शन वाला पैरामीटर है, इसको हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है? ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, हम ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज को। रिप्रोडक्शन के बेसिकली बच्चों बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होते हैं ये, बट ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, जैसे कि वर्कर हनीबीज, ठीक है। वर्कर हनीबीज दे नेवर रिप्रोड्यूस। म्यूल, ओके, म्यूल इज व्हाट? इट इज मेड बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी, ठीक है, उससे बना ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ह्यूमन कपल्स आपने देखे हैं, दे आर इनफर्टाइल, इनको बच्चे नहीं होते हैं, है? इसको हम क्लास 12th के रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में डिटेल में अलग से डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी बोलते किसको है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन बच्चों क्या हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग में देखते हैं कि दे रिप्रोड्यूस? हाँ जी, हैव यू एवर नोटिस्ड रिप्रोडक्शन इन नॉन लिविंग थिंग्स? नेवर, ठीक है।
लेकिन अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट दे आर लिविंग, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ओनली। ओके, नेक्स्ट फीचर जो हमें डिस्कस करना है बच्चों वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल, है ना, या तो एक सेल मान लीजिए आप या फिर कोई ऑर्गेनिज्म मान लीजिए, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली सभी की सभी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सो वी कैन राइट इट एज सम टोटल ऑफ all the sum total of all the chemical reactions occurring inside the body or cell, we can write. okay, एक सेल के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाली सभी की सभी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, या फिर हम लिख सकते हैं दे आर नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं बच्चों, या मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि चाहे वो बैक्टीरिया हो जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, दे आर सो स्मॉल ओके इन साइज कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, फंगी हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इवन प्रोटिस्ट। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिलता है। अब बच्चों मेटाबॉलिज्म जो है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो दो टाइप की होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। नाम से ही पता चलता है कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब कोई एक बड़ी चीज छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर ब्रेकिंग समथिंग। ठीक है, वी आर ब्रेकिंग। ठीक है, एनाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चों जब बहुत सारी छोटी 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 चीजें मिलके किसी बड़ी चीज को जन्मते हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म, या हम ये भी कह सकते हैं यहां पर हम कर रहे हैं सिंथेसिस किसी चीज का, किसी चीज को हम बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे पास अपनी बॉडी के अंदर, या प्लांट्स का एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप सभी को पता है, 10th क्लास में सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि CO2, H2O बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये सारे ज्वाइन अप होके क्या बनाते हैं? ये सारे ज्वाइन अप होके बनाते हैं बच्चों ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज अ ह्यूज स्ट्रक्चर। ठीक है, पढ़ेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। और यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पे आपको पता है रेस्पिरेशन कैन बी द एग्जाम्पल। ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो टूटने के बाद CO2 और H2O में टूट जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर वैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों रेस्पिरेशन, क्योंकि आप अभी क्लास 10 तक यही पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आप अभी आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में कि जो रेस्पिरेशन होता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फीबॉलिज्म। बेसिकली रेस्पिरेशन में दोनों चीजें होती हैं बच्चों, यहाँ पर कैटाबॉलिज्म भी होता है और यहाँ पर एनाबॉलिज्म भी होता है। तो इट इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस बेसिकली। ओके, एम्फीबॉलिक प्रोसेस। सो व्हाट वी कैन राइट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म में बिग मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर वंस, बिग मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर वंस। एनाबॉलिज्म में क्या लिख सकते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं बच्चों, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जॉइंस टू फॉर्म बिग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर लिया है यहां पर, और ठीक है मॉलिक्यूल। ठीक है, सो नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने बहुत बार ये चीज नोटिस करी है बच्चों कि अगर हम लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में किसी रिएक्शन को कंडक्ट करना चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं उस चीज को। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस can be demonstrated in the laboratory conditions। मतलब हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों कि जो सारी की सारी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म वाली रिएक्शंस है, दे आर की फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट यहां पर हम देख रहे हैं
कि टेस्ट ट्यूब जो कि नॉन लिविंग है, इसके अंदर भी एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल हम लोग टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, ग्लूकोज डालते हैं, ठीक है, और से फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने यहाँ पर एंजाइम्स दिए बहुत सारे, और यहाँ पर एंजाइम्स ने तोड़ने के बाद इसको CO2 और H2 में कन्वर्ट कर दिया है लैब के अंदर। तो ये तो हम देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन हो रही है हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो क्या हम कह सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब इज अ लिविंग थिंग? नहीं, टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, बट जो रिएक्शन लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में चल रही है दैट इज अ लिविंग रिएक्शन। ओके, रिएक्शन को लिविंग बोलेंगे, बट टेस्ट ट्यूब इज नॉट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सो अब टेस्ट ट्यूब क्या क्या बोल सकते हैं, टेस्ट ट्यूब को बोल सकते हैं सेल फ्री सिस्टम। सेल तो नहीं है ना, सेल फ्री सिस्टम है। आउटसाइड द बॉडी भी हम मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। अगर हम लेबोरेटरी कंडीशंस में टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी केमिकल रिएक्शन करना चाहते हैं तो वो हो सकती है, बट टेस्ट ट्यूब को लिविंग नहीं बोलेंगे, बट जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं। ओके, किसी भी नॉन लिविंग थिंग में बच्चों हमें मेटाबॉलिज्म देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, ना रिप्रोड्यूस करते हैं, ना नॉन लिविंग चीजें ग्रो तो करती है बट रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना ही इनमें मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लिविंग रिएक्शन बोल सकते हो आप, लेकिन इसको टेस्ट ट्यूब को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलोगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और जिसको हम डिफाइनिंग फीचर भी बोल रहे हैं वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सबके सब किस चीज के बने हुए हैं? सबके सब बने हुए हैं सेल के। और देखिए बच्चों, सेल की एक बहुत ही यूनिक फीचर होते हैं। देखो सेल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, अभी हम लोग दोनों सेल्स को डिस्कस करेंगे, जबकि एनसीईआरटी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, बट आई विल डिस्कस विद यू। सेल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखो सेल में सबसे बाहर एक इंपॉर्टेंट फीचर जो चाहिए वो चाहिए सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो कुछ की फीचर्स होते हैं एक सेल के, ठीक है। तो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से जरूर बने हुए हैं, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म एक की फीचर है सेल का। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग एंड कलरलेस मैटर है। न्यूक्लियस इसमें आता है, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल सबके सब इसी के अंदर आते हैं। बच्चों बेसिकली होता क्या है, सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और बच्चों इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इज अ की फीचर ऑफ सेल। ओके, ठीक है। अभी हम देखेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले डिटेल में कि सभी के सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अभी डिस्कस कर रहे हैं उस चीज को। अब देखिए, दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बच्चों होते हैं विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एंड मेनी टाइप्स ऑफ सेल। डिफरेंट एंड मेनी टाइप्स ऑफ सेल मतलब सेल्स बहुत सारी होंगी, एक सेल नहीं होगी, और वो सारी की सारी सेल्स एक जैसी नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में कि न्यूरॉन की सेल जो होती है बहुत लंबी होती है। जो हमारी एडिपोसाइट्स होती है, फैट सेल्स, दे आर वेरी फैट, दे आर बिग लाइक दिस, है ना। उनके अंदर एक बहुत बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल होता है, उनका न्यूक्लियस भी साइड में होता है, ठीक है। तो अभी डिटेल में आएंगे, लेक्चर्स डिस्कस करेंगे सारी बातें। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हमारे पास? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में आते हैं बैक्टीरिया, अमीबा, ठीक है, और फंगस। ओनली फंगस विच इज यूनिसेलुलर इज ईस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि एनिमल्स, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और फंगी भी बच्चों इसी में आ जाएगी एक्सेप्ट ईस्ट। ओके, तो ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए हमारे पास सेल के बेसिस पे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब बच्चों सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बहुत डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे इस चैप्टर में ले लेते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल की क्या फीचर्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की एक सबसे बड़ी फीचर ये होती है कि मैम इसके पास एक 3 लेयर्ड एनवलप है ना, जिसको सेल एनवलप बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की बहुत ही बेसिक सी एक फीचर है। इसके पास क्या होती है? इसके पास होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों। इसके पास होती है सेल वॉल, और सबसे बाहर एक बहुत ही मोटी लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, जिसकी नेचर वेरी करती है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होती है। ओके, और इसके सेंटर में यहाँ पे इस तरीके से इसका डीएनए पड़ा रहता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म। डन। और इसके पास हमें क्या देखने के लिए मिलती है? यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं राइबोसोम्स,
ठीक है, तो ये शक्ल होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल की। कभी कभी फ्लैजिला भी देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, फ्लैजिला भी होते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरी ऑन वर्ड का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसके न्यूक्लियस के पास कोई भी कवरिंग नहीं है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल या फिर एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पर किसी यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके पास बहुत ही प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर एनवलप होता है, इस तरीके से, ठीक है, ये डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवलप है। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर या फिर मैं कहूँ डीएनए पड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर साइटोप्लाज्म, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी देखने के लिए मिलती है, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, ठीक है। तो बेसिकली सेल्स दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होती हैं वो सेल्स जिनके न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, मतलब उनके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनका न्यूक्लियस बहुत ही वेल डेवलप्ड है, मतलब उनके पास, उनके न्यूक्लियस के पास बहुत ही प्रॉपर डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारे दो टाइप के सेल्स, ठीक है। तो एक बार इनको, इनके मोटे मोटे फीचर्स देख लेते हैं। वैसे हम लोग सेल में पूरा, सेल यूनिट में पूरा पढ़ने वाले हैं इन चीजों के बारे में। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। यूकैरियोटिक सेल्स आर बिग इन साइज और दे आर लार्ज साइज्ड। जितना भी डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कि इट इज अ सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बच्चों हमेशा क्रोमोसोम्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऐसे ही सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ या सेल जो हमारी नेक्स्ट, हमारी जो थर्ड यूनिट है उसमें हम पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स के भी बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ठीक, सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्रोकैरियोटिक सेल का एक तीसरा फीचर ये होता है बच्चों, इसमें सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि गोल्गी apparatus, जैसे कि लाइसोसोम्स, सब एब्सेंट होती हैं। बट यूकैरियोटिक सेल के पास सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, है ना, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जहां पर एक प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए पड़ा है बच्चों, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है, उसमें प्रॉपर जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के हमारे सेल्स हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो, अब यहां से भी नीट में क्वेश्चन आया 2021 में और आई थिंक 2022 में क्वेश्चन आया है साइज के ऊपर। आपको ये साइज याद रखना है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का जो साइज रहता है हमारा वो रहता है 10 to 20 माइक्रोमीटर्स, इट्स बिग। ओके, देखिए यहाँ पर ये प्रॉपरली आपके क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सारा का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म है। देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर ईआर है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, गोल्गी apparatus है ये, ठीक है। वहीं पे अगर हम टिपिकल बैक्टीरियम के साइज की बात करें, इट इज 1 to 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे कहीं कहीं पे एनसीईआरटी में 3 to 5 माइक्रोमीटर भी साइज दिया हुआ है। तो इन जनरल आप याद कर सकते हैं 1 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, सब करेक्ट है। क्योंकि 1 to 2 माइक्रोमीटर यहाँ पर सेल वाली यूनिट में दिया हुआ है और थ्योरी में उसकी 3 to 5 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो इन जनरल वी कैन लर्न 1 to 5 माइक्रोमीटर प्रोकैरियोटिक सेल का साइज या फिर एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज। पीपीएलओ का साइज क्या होता है बच्चों? पीपीएलओ क्या होते हैं? पीपीएलओ आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पीपीएलओ आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबसे छोटी जिंदा सेल है। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। सब चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में, ठीक है। और साइज क्या होता है बच्चों? साइज रहता है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये साइज आपको ध्यान रखने, देखिए इसको लर्न भी कर सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो साइज रहता है वो 10 to 20, इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे दोनों को तो आपका आंसर विल बी 1 to 2। इसको आप फर्दर फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर विल बी 0.1। और वायरसेस का साइज और भी छोटा होता है, इसको और 10 से डिवाइड कर दीजिए आप तो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का साइज होता है। ये साइज आपको लर्न करने हैं क्योंकि क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है। तो ये सारे साइज हम लोग याद रखेंगे।
लास्ट जो फीचर है बच्चों, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है और जो हमारा डिफाइनिंग फीचर भी है ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो है कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बच्चों, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग्स को सेंस करे और उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस जो भी हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म उनको सेंस करता है और उनके टुवर्ड्स रिस्पॉन्स शो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस। अब किसके टुवर्ड्स क्या है एनवायरमेंटल कंडीशंस का क्या मतलब है। एनवायरमेंटल कंडीशंस का मतलब है स्टिमुलस। देखिए स्टिमुलस बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल स्टिमुलस में आता है टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी, वाटर, रेनफॉल। और केमिकल स्टिमुलस में आता है बच्चों पॉल्यूटेंट्स, या फिर हम मेडिसिन भी लिख सकते हैं, ठीक है, भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और बायोलॉजिकल स्टिमुलस में आता है बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के टुवर्ड्स कोई रिस्पॉन्स शो करता है, या फिर केमिकल या फिर फिजिकल स्टिमुलस के टुवर्ड्स कोई रिस्पॉन्स शो करता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस बच्चों एक सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे कॉम्प्लेक्स डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जिसमें कॉन्शियसनेस जैसा पैरामीटर या डिफाइनिंग फीचर प्रेजेंट ना हो। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स सभी के सभी इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब बच्चों ह्यूमंस का एक फीचर दिया हुआ है अलग से। जो ह्यूमंस होते हैं दे आर सेल्फ कॉन्शियस, दे आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। मींस हम लोग हमेशा कॉन्शियस रहते हैं अपनी हर चीज को लेके, मेरी हाइट ठीक है, मेरे बाल ठीक है, मेरे लुक्स ठीक है ना, तो दैट इज ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। सो दिस फीचर इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखने के लिए मिलती है और किसी भी एनिमल्स में ये हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। सभी के सभी एनिमल्स में ये फीचर एब्सेंट होता है। लास्ट बच्चों एक केस दिया हुआ है एनसीईआरटी ने कि एक कोमा पेशेंट को आप क्या बोलोगे, ही इज नॉट सेल्फ कॉन्शियस, है ना, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे केस के लिए एनसीईआरटी लिखती है कि आप बोल सकते हो इस केस को हम बोलते हैं ब्रेन डेड। ये बंदा सेल्फ कॉन्शियस तो नहीं है बट कॉन्शियसनेस शो करता है। क्योंकि आप देखिए इनको मेडिसिन दी जा रही है, मेडिसिन तो सारी ये लोग क्या कर पा रहे हैं, मेडिसिन सारी सेंस कर पा रहे हैं, बॉडी टेकअप कर रही है, मेटाबोलाइज कर रही है ना। तो दैट मीन्स इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ब्रेन डेड, ठीक है। अब बच्चों बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि उसमें प्लांट्स भी आते हैं और उसमें एनिमल्स आते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या करते हैं, ये फोटो पीरियड से इफेक्ट होते हैं, मतलब इनका रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है फोटो पीरियड पे। फोटो पीरियड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। सनलाइट कितने देर के लिए इनको मिल रही है उस पर डिपेंड करता है इन लोग का ब्रीडिंग। जैसे कि बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक। इसी तरीके से एनिमल्स भी हैं, उनको एक पर्टिकुलर टाइप का सनलाइट का पीरियड चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग वो ब्रीड करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। हमारे पास 5 जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, दे आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से 3 जो की फीचर्स हैं, जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, दे आर मेटाबॉलिज्म, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है। और लास्ट है बच्चों हमारा कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस के लिए एनसीईआरटी एक बात लिखती है, इट इज अ मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑब्वियस फीचर, ओके, कॉन्शियसनेस, क्योंकि आप इसके रिजल्ट्स को बाहर से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्ड है आपका, रेनफॉल के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्स है ना, तो वो सब आप बाहर से एनालाइज कर सकते हो, इसलिए इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर।